हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट ग्रेड सीरीज की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर हम फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स करेंगे। हमने इसके अंदर इतिहास की जो शुरुआत की थी, किस प्रकार इतिहास की शुरुआत हुई, पहला जो इतिहास लेखक कौन था, तो हमने इसमें जो गारसादे तासी है, गारसादे तासी, तो गारसादे तासी जो प्रथम हमारे इतिहास लेखक थे। उसके बाद में हमने गारसादे तासी के बाद में हमने शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा, शिव सिंह सेंगर। और शिव सिंह सेंगर के बाद में हमने जॉर्ज गिरियसन के बारे में पढ़ा, जॉर्ज गिरियसन। और उसके बाद में हमने जो मिस्र बंधु है उसके बारे में पढ़ा, मिस्र बंधु। और फिर जो 5 नंबर का था वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुरुआत में गारसादे तासी ने लिखा, फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा, फिर जॉर्ज गिरियसन ने लिखा, फिर मिस्र बंधुओं ने लिखा, और इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा। यहां तक हमने इस हिंदी साहित्य की क्लास के अंदर देख लिया है। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो काल का विभाजन किया, उसका कौन सा ग्रंथ था वो देखा। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के जो 4 भाग है वो किए थे। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखिए, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो भक्ति काल था, उस भक्ति काल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया, यानी भक्ति काल के 4 भाग कर दिए थे। देखते हैं अगले पैराग्राफ में है वो। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हमारा भक्ति काल था, भक्ति काल, उस भक्ति काल के 4 भाग किए हैं। तो पहला जो था हमारा, जिस प्रकार ये भक्ति काल है, तो इसकी जो शाखाएं थी, भक्ति काल की शाखाएं थी, तो एक था निर्गुण और एक था सगुण। ठीक है, जिस प्रकार यहां पर लिखा हुआ है निर्गुण काव्य धारा और यहां पर लिखा है सगुण काव्य धारा। तो भक्ति काल को 2 भागों में जिस प्रकार विभाजित किया गया है, निर्गुण और सगुण। फिर इन दोनों को क्या कर दिया है, 2 भागों में विभाजित किया है। निर्गुण था, उस निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा थी और एक प्रेमाश्रयी शाखा थी, और सगुण में एक कृष्णाश्रयी शाखा थी और एक रामाश्रयी शाखा थी। ठीक है, तो इसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसको संत काव्य कहा जाता है, और जो प्रेमाश्रयी काव्य था उसको सूफी काव्य कहा जाता है। अब संत काव्य जो ज्ञानाश्रयी था, उस ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसको संत काव्य कहा जाता है, यानी इसको ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता था। है दोनों ही निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या हुआ, निर्गुण का मतलब वो है जो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और जो सगुण थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो इन निर्गुणों में जो ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, और एक प्रेमाश्रयी जो प्रेम को ज्यादा महत्व देते थे। ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी उसको संत काव्य कहा जाता है, और जो प्रेमाश्रयी काव्य था उसको सूफी काव्य कहा जाता है। यानी जो मुसलमान जो इसके जो फकीर थे, मुसलमान जो संत लोग थे, उन जो मुसलमानों के जो कवि जो लेखक थे, उनको जो सूफी काव्य में गिना जाता है, और जो संत काव्य उसके अंदर हमारे जो हिंदुओं में जो संत लोग थे उनको ऐड किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं हो गई निर्गुणों की, और सगुणों की भी 2 शाखाएं हो गई। एक कृष्णाश्रयी जो कृष्ण को मानने वाले थे, जो कृष्ण काव्य हो गए, और रामाश्रयी जो राम को मानने वाले राम काव्य। तो ये दोनों क्या है, ये 2 सगुण है, और सगुण है ये मूर्ति पूजा में विश्वास, यानी कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे और राम की भी मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। तो आपको भक्ति काल है, उस भक्ति काल के जो अलग अलग काल थे, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको विभाजित किया था, तो भक्ति काल है वो 2 भागों में था, एक निर्गुण था और एक सगुण था। निर्गुण था और एक सगुण था। निर्गुणों में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी थे, और सगुणों में कृष्णाश्रय और रामाश्रयी। समझ में आ गया। आगे है इनके प्रतिनिधि कवि। तो देखिए, जो ज्ञानाश्रयी शाखा यानी जो निर्गुण और सगुण है, तो निर्गुणों की 2 शाखा है और सगुणों को भी 2 शाखा है। तो ज्ञानाश्रयी काव्य के जो प्रतिनिधि कवि है,
ज्ञानश्री काव्य जिसको संत काव्य कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि कवि है वो कबीर है। कबीर है वो इसके प्रतिनिधि कवि है। प्रेमाश्री काव्य के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो इसके अंदर जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्री काव्य के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो उसके अंदर सूरदास है। और रामाश्री काव्य के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो उसके अंदर तुलसीदास है। और ये चारों ही अपने आप में मोस्ट है, चारों ही अपने आप में क्या है, मोस्ट है। भक्ति काल की जहां बात आती है तो कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कबीर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कबीर के बारे में क्या क्या वर्णन है वो सारा देखेंगे, क्योंकि कबीर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जायसी के बारे में पूछते, सूरदास के बारे में पूछते और तुलसीदास के बारे में पूछते। आगे देखेंगे हम तो इसको जो भक्ति काल पढ़ेंगे तो उस भक्ति काल में इनको विस्तार से देखेंगे, एक एक पॉइंट इनसे संबंधित है वो सारा हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। आदिकाल नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का जो वीरगाथा काल नाम है वो वीरगाथा काल नाम है वो किसने दिया था, वो हमारे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना है। यानी आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और वीरगाथा काल है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन काल के जो नाम है उन नामों की से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इन काल को अलग अलग नाम दिए। जिस प्रकार यहाँ पर हम शॉर्ट में इसकी जो विषय वस्तु है वो तय कर रहे हैं, एक प्रारूप तय कर रहे हैं। बाकी जो आदिकाल है उसको पढ़ेंगे तो उसके आदिकाल के अलग अलग नाम अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या रखे वो सारा विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम प्रारूप देख रहे हैं। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल है उस आदिकाल के बारे में कहा कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग रहा है, यानी इसमें जो ज्यादातर विरोध है आदिकाल के अंदर, ये परिभाषा देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे दूसरी परिभाषा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। और ये बात है वो तुलसीदास के बारे में कही है, यानी ये परिभाषा है वो भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। और ये कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तो ये बात है वो तुलसीदास के बारे में कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये जो समन्वय शब्द आया यहाँ पर, इस समन्वय शब्द में कौन सी संधि है ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आगे हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिचय, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ कौन सा था, ठीक है, उन्होंने जो काल का विभाजन किया इसके बारे में हमने देख लिया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो अन्य मैटर है उनका जो परिचय है वो भी हम देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। आपको ये जो तारीख है वो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बाकी 1884 यानी ये आपको याद रहना चाहिए 1884, क्योंकि तारीख तो कम ही पूछते, बाकी सन आपको याद रहना जरूरी है। मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1884 और 1941 ये दो सन हमारे सामने मोस्ट हो जाती है। जन्म 1884 है और मृत्यु 1941 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसके बारे में तो हमने देख लिया है, क्योंकि तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और इसको जो गवर्नमेंट है वो एक ऑथेंटिक बुक मानती है। रस सिद्धांत है वो एक सैद्धांतिक मीमांसा है। चिंतामणि है जो 4 भागों में, और एक ये निबंध है, बहुत ही शानदार निबंध है चिंतामणि, मोस्ट भी है और बहुत शानदार भी है। बहुत अच्छे निबंध इसके अंदर लिखे गए। चिंतामणि के अंदर 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब तक इसके 4 भाग है वो प्रकाशित हो चुके हैं। मधुस्रोत ये काव्य संग्रह है, ठीक है। तो ये जो रचनाएं वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और ये सारी ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा गया है और पूछते हैं। आगे देखो,
शुक्ल के द्वारा दिए गए वीरगाथा नामकरण पर सर्वाधिक आपत्ति व्यक्त की गई। यानी जिस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है, किसको? वीरगाथा काल को। तो ये कहना है कि जो शुक्ल है, इस शुक्ल के द्वारा दिया गया जो वीरगाथा काल है, वीरगाथा काल इसका नामकरण इसलिए रखा गया कि इसके अंदर ज्यादातर वीर काव्य से संबंधित जो रचनाएं हैं वो लिखी गई थी। तो ये वीरगाथा जो नामकरण दिया गया है, इसका सर्वाधिक विरोध हुआ है, आपत्तियां व्यक्त की गई है। आपत्ति का मतलब इस पर विरोध जताया गया है। तो याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वो कौन सा नामकरण है जिस पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ है, तो वो वीरगाथा काल है। शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण निम्न ग्रंथों के आधार पर दिया है। यानी मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो लिखा गया जो काव्य था, जो ग्रंथ थे, वो ज्यादातर वीर काव्य संबंधित थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो नामकरण है वो इन ग्रंथों के आधार पर किया है। तो ये भी यहाँ पर मोस्ट हो जाते हैं। ये जो 12 ग्रंथ है, इन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण है वो वीरगाथा काल रखा है। अब ये जो 12 ग्रंथ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ग्रंथों के आधार पर रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, तो वो 12 ग्रंथ हो जाते। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल नामकरण दिया था उनमें शामिल ग्रंथ नहीं है, तो इनमें से जैसे इन 12 में से 3 तो इनमें से ले लेगा, एक कोई अन्य दे देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि निम्न में शामिल ग्रंथ है तो 3 नाम कोई दूसरा दे देगा, एक नाम इनमें से ले लेगा। तो ये 12 ग्रंथ आपको अच्छे से याद होने जरूरी है। कौन कौन से, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाएंगे। एक है हमारा विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिशलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्ति लता जो विद्यापति की है, कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की है, और विद्यापति पदावली। एक है जयचंद प्रकाश, एक है जयमयंक जस चंद्रिका, और एक है खुसरो की पहेलियां। तो ये जो 12 ग्रंथ है जो आदिकाल से संबंधित है, इन ग्रंथों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया है। तो ये जो 12 ग्रंथ है ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इनको याद करना है। आगे है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनके बारे में देख लेते हैं। जन्म की इनकी बात करें तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम छपरा था, जिला बलिया था, जो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए याद रह जाएगा, जिस प्रकार हम एक छपरा बनाते हैं, इस प्रकार का एक छपरा बनाते हैं। अब जो छपरा है इसके जैसे 4 है ना, वो जो इसके पाए होते हैं, ये पाए हमने जैसे मान लिया लगा दिया, ये तो हो गए। अब बीच में इसके है ना एक जो सफेदा होता है ना, उसकी एक बड़ी लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं ना, उसको बड़ी बोलते हैं। तो अब देखिए ये छपरा हो गया, ये बड़ी लगाई हमने, तो छपरा, गांव का नाम छपरा हो गया, जिला बलिया हो गया, और उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। मृत्यु की बात करें इनकी तो 19 मई 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म और मृत्यु है वो आपको सन याद रखना है, डेट की जरूरी नहीं। जन्म 1907 में और मृत्यु 1979 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित है। 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1953 ईस्वी में। तो देखिए पहली जो है 1940 सन है, दूसरी 1952 है आपके पास में क्रमशः जब देखेंगे, और तीसरी 1953 है, 1953 है, 3 सन हो जाती है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो 1940 ईस्वी में। क्रम के बारे में भी पूछा गया है कि निम्न को, इसको फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5-7 क्वेश्चन है, वो रचनाओं को क्रम से, या जो लेखक होते हैं उनको क्रम से सेट करने का पूछते हैं। वो क्वेश्चन आपको जैसे ये 3 रचनाएं दी, इन 3 रचनाओं का क्रम पूछ लेगा कि पहले कौन सी है,
तो कहने का मतलब हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में ये पहले है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 में दूसरी है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो 1953 तीसरी। तो 3 सन हो गई, और इनको क्रम से आपको याद रखना कि पहले कौन सी है, दूसरी कौन सी है। तो आप सन याद रखोगे तो आपको क्रम अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके बाद में जो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल का विभाजन किया है, यानी जो हमारा जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल है, उनको काल के विभाजन में किया है। तो वो किस प्रकार किया है, तो आदिकाल है, नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, फिर भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, ये 4 नाम इन्होंने रखे। आदिकाल की शुरुआत है इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मानी है, 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक मानी है। जिस प्रकार 993 ईस्वी किसका होता है, ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होता है, और विक्रमी की बात करें तो 1050 विक्रमी होता है, 1050 विक्रमी संवत होता है। तो ये तो मानना है जो आदिकाल की शुरुआत जो वीरगाथा काल नाम से की है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो 993 तो ईस्वी है और 1050 विक्रमी सन है। बाकी जो आदिकाल का जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने वो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना है, भक्ति काल को 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक माना है, रीति काल को 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक माना है, और आधुनिक काल को 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक माना है। ये कुछ ही विद्वान है, जिसे एक तो जो सर्वमान्य मत हो गया, आगे देखेंगे हम काल के विभाजन का। दूसरी बात, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो गया, ये 2-3 जो लेखक है, जो कवि है, इनके जो काल का विभाजन किया गया ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनके बारे में अक्सर पूछते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहां से माना है, रामकुमार वर्मा ने कहां से माना है, तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी वैसे भी मैंने इसके अंदर फालतू का कचरा नहीं लिया है, वो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं, फालतू का कचरा इसके अंदर नहीं है, और आपके 85 प्लस क्वेश्चन इनमें से आपके हो जाएगा क्लियर, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मेरा अनुभव है। प्राप्त सम्मान, इनको कुछ जो उपाधियां जो सम्मान दिए गए, 1962 ईस्वी में आचार्य प्रसाद द्विवेदी को बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान दिया गया, बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान 1962 में दिया गया। 1973 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, ये मोस्ट है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सबसे बड़ी जो आलोचना की है, सबसे बड़ा विरोध किया है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, यानी उसके जो हर पॉइंट है उनका इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया, इनके बारे में हमने पहले ही देख लिया है, यानी आदिकाल नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, और वीरगाथा काल है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, अब जो आगे हैं डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र है, उस डॉक्टर नगेंद्र के बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र के कौन कौन से ग्रंथ है। ठीक है, ये जो डॉक्टर नगेंद्र है इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो। किसी भी प्रकार का कोई सुधार करना हो, कोई डाउट लगता हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।